अभी नाभिक में रेडियो सक्रियता को पढ़ रहे थे। अब उसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे अर्धायु। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो जब वो अपने अल्फा और बीटा कणों को निकालता रहता है तो उसका डीके होता रहता है, डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। उसकी नाभि छोटी होती रहती है, टूटती रहती है, और वो जो डीके होता है, जो उसकी जो डिसइंटीग्रेशन होता है तो या विघटन होता रहता है, उससे संबंधित है कुछ परिभाषाएं। एक तो है अर्धायु, हाफ लाइफ, टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, हाफ लाइफ टी। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो धीरे धीरे घटता जाता है, तो जितने समय में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा उसे हम उस समय अंतराल को अर्धायु कहते हैं। तो अर्धायु वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, उस समय को अर्धायु कहते हैं। अब अर्धायु में प्रारंभिक मात्रा अगर n0 है तो एक अर्धायु के पश्चात वो आधी रह जाएगी, यानी n0/2 रह जाएगी। इसी तरह 2 अर्धायु के पश्चात अब इसका भी आधा रह जाएगा, यानी एक n/n0/2 का भी आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा n0 और 2 2 बार है तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने 3 अर्धायु के बाद लिया तो फिर इसका भी आधा हो जाएगा, उतना बचेगा। तो इस तरह से 3 अर्धायु के पास हमारे बचा n0 1/2 और इस तरह से अगर करते जाएं तो n अर्धायु के पश्चात कितनी बची मात्रा होगी? n0 1/2 3 के बाद 3 तो n के बाद 1/2 इसका ये मतलब हुआ कि ये अर्धायु की संख्या है। अगर 4 अर्धायु के पश्चात कितना परमाणु बचेगा, ये कितनी मात्रा बचेगी, तो 1/2 हो जाएगी। इसी तरह 5 अर्धायु के पश्चात 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी अर्धायु है उसकी संख्या है n। अगर अर्ध आयु हमारी t है तो कुल समय कितना होगा? ये अर्धायु की संख्या है, अर्धायु t है, इसलिए कुल उतना पदार्थ बचने में कितना समय लगा? अर्धायु की संख्या गुणे अर्धायु। हमने इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा है कि n = n0 e⁻⁻t, जहाँ पर लैम्डा क्षय नियतांक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये जो क्षय नियतांक है ये हम जानते हैं क्या है। क्षय नियतांक उस समय अंतराल के व्युत्क्रम को कहते हैं जितने समय में कि कोई भी मात्रा, रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/e या कहिए 36.8% रह जाती है। अब यहाँ पर n = n0 e⁻⁻t। अब इसमें अगर इसी अर्धायु को हम रखें तो t की जगह हमने t तो समय अंतराल है, मान लिया हमने एक अर्धायु ली तो -λ T यहाँ रख दिया, t के बाद, यानी एक अर्धायु के पश्चात ये कितनी मात्रा रह जाएगी? ये बची हुई मात्रा का सूत्र है, ये रह जाएगी प्रारंभिक मात्रा का आधा, यानी n बराबर है प्रारंभिक मात्रा का आधा। एक अर्धायु के पश्चात शेष पदार्थ बराबर n0/2, और इस n का मान बराबर है n0 e⁻⁻2, इसलिए n0/2 बराबर n0 e⁻⁻2। ये कट जाएगा, n0 से ये n0 कटा तो यहाँ आपका बचा e⁻⁻t बराबर 1/2। इसको अगर हम उलट दें तो -λt की जगह हो जाएगा e⁻⁻t, माइनस घात की जगह प्लस घात हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा
1/2 की जगह हो जाएगा 2। अब इसका हम लाग ले लेते हैं। लाग लेंगे तो e⁴ लैम्डा टी का बेस अगर ही हो तो लाग लेने पे ये हो जाएगा लैम्डा टी। इसका लाग लेंगे तो लाग 2 बेस ही हो जाएगा। इसको हम बेस 10 में बदलते हैं, 2.3026 लाग 2 बेस 10 हो जाएगा। बेस 10 का लाग 2 का बेस 10 मान बराबर होता है 0.3010 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हमको जो प्राप्त होगी लैम्डा टी बराबर 0.6931 और इसलिए लैम्डा इक्वल टू 0.6931/t। ये संबंध हो गया लैम्डा, क्षय नियतांक और अर्धायु का। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो सक्रियता होती है वो उपस्थित नाभियों की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी सक्रियता R अनुक्रमानुपाती n, या इसको हम कांस्टेंट से गुणा कर दें तो प्रारंभिक सक्रियता बराबर हो जाएगी प्रारंभिक नाभियों की संख्या। इसलिए किसी भी समय की सक्रियता बराबर हो जाएगी किसी भी समय में नाभियों की संख्या। अगर हम भाग दे दें तो R/R0 बराबर N/N0। जो हमारी सक्रियता है इसका जो मात्रक है वो एक तो क्यूरी का प्रयोग होता है, Ci 3.7 × 10⁻11 विघटन पर सेकंड को हम क्यूरी कहते हैं। बड़ा मात्रक है तो इसकी मिली क्यूरी और माइक्रो क्यूरी का भी इस्तेमाल होता है। तो जो मिली क्यूरी होगी तो इसमें 7 हो जाएगा, -3 से 10 की घात -3 से और गुणा हो जाएगा। ये इसमें तो यहाँ पर जो क्यूरी है सक्रियता का मात्रक क्यूरी 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड। तो ये तो हो गया क्यूरी। यद्यपि बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रकों का भी इस्तेमाल होता है, मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी। दूसरा जो मात्रक है जो हमारा एसआई मात्रक है जिसका सब प्रयोग होता रहता है वो है बेक्युरल, BQ। एक विघटन प्रति सेकंड को बेक्युरल कहते हैं, यही एसआई मात्रक है। अगला जो मात्रक एक और है रदरफोर्ड है, RD। 10⁶ विघटन पर सेकंड को रदरफोर्ड कहते हैं। इस तरह से ये जो सक्रियता है इसके 3 मात्रक हमारे पास हैं। अब ये तो रहा कि सक्रियता का मात्रक क्या है, सक्रियता क्या है। हमने आपको बताया कि सक्रियता जो है वो विघटन की दर को कहते हैं। विघटन की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसलिए ये परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये तो हो गया हाफ लाइफ के बारे में। अब थोड़ा और इसमें हम लोग देखते हैं। अर्धायु के बाद इसी में एक आता है माधायु, योर्ज लाइफ। किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ के जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, कोई अभी विघटित हो जाएगा, कोई बहुत समय बाद विघटित होगा। सभी की जो आयु है, सभी परमाणुओं की कुल आयु और उस समय जितने उसमें परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या से विभाजित कर दें तो माधायु प्राप्त होती है। माधायु क्षय नियतांक का व्युत्क्रम के बराबर होती है। टाउ बराबर 1/λ, लैम्डा बराबर होता है 0.6931/t यानी अर्धायु, और इसीलिए लैम्डा की जगह रख दिया तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा T/0.6931। इससे इसको डिवाइड किया तो आया 1.44t। अर्थात जो माधायु है ये अर्धायु का से ज़्यादा होती है, उसका लगभग ये 1.5 गुना है, 1.44t। अर्धायु का 1.44 गुना होती है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा
बीटा गामा का उत्सर्जन। अल्फा तो समझ में आता है कि जो नाभिक है उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, और इसलिए जब क्षय होता है तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं। वो उसे हम कहते हैं कि ये हीलियम का नाभिक निकल जाता है। जो अल्फा कण है वो हीलियम का नाभिक होता है। तो 2He4 तो निकल जाता है, वो तो दिखता है कि उसके अंदर है, लेकिन नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन फिर भी बीटा किरणें निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन नाभिक में कैसे पैदा हो जाते हैं? पहले से नहीं होते, क्योंकि से पहले से होने के लिए तो ये शर्त है कि अगर पहले से होते तो उसके अंदर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए, लगभग 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसे होती नहीं है। जो निकलती हैं बीटा किरणें उनकी ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स पैदा कहाँ से हो जाते हैं? वास्तव में नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन रहता है उसका परिवर्तन हो जाता है। न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है, ये प्रोटॉन में बदल जाएगा, यानी न्यूट्रॉन बदल जाएगा प्रोटॉन में, और इससे और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, इसको हम बीटा भी कह सकते हैं, और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इस प्रकार से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा, और चूंकि प्रोटॉन जो होती है वो परमाणु संख्या होती है, इसीलिए एक परमाणु संख्या हमारी और बढ़ गई। न्यूट्रॉन परमाणु संख्या में आता नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में परिवर्तित होने पर द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, इसलिए परमाणु संख्या में परिवर्तन हो जाता है, एटॉमिक नंबर बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लिया थोरियम है हमारा, थोरियम में 90 है, 234। अब जब इसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा, अभी तक इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 90 है, अब प्रोटॉनों की संख्या 91 हो जाएगी, और ये थोरियम का प्रोटॉनियम बन जाएगा Pa। ये हो जाएगा 91। 90 था, एक प्रोटॉन आया, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदले या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जितनी ऊपर की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर है। तो अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो न्यूट्रॉन तो घटा, लेकिन प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए इसकी संख्या उतनी ही रह जाएगी, और इससे जो बीटा किरणें हैं वो निकल जाएंगी, बीटा किरणें निकल जाएंगी, और एंटी न्यूट्रिनो निकल जाएगा। यह है बीटा के क्षय का कारण। बीटा क्षय के होने पर एटॉमिक नंबर क्यों बढ़ जाता है? तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का कारण यही है कि उसमें एक न्यूट्रॉन घटता है और एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। अब ये तो हुआ हमारे बीटा क्षय से संबंधित। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन को हम लोगों ने पढ़ा कि आइंस्टीन ने मास एनर्जी की तुल्यता को स्थापित किया कि जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है इनमें आपस में संबंध है, और बताया कि E = mc², यानी ये द्रव्यमान अगर परिवर्तित हो जाए ऊर्जा में तो इतनी ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगी। हम लोगों ने पहले इसके पढ़ा था कि जो मास है वो कंजर्व रहता है, मास संरक्षित रहता है, और ये भी पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षित रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। मास भी संरक्षित नहीं रहता, ऊर्जा भी संरक्षित नहीं रहती। मास और एनर्जी दोनों को यूनिफाइड कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, और इसलिए अब मास
कंजर्व नहीं है, ऊर्जा कंजर्व नहीं है, बल्कि मास ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो अगर इनको दोनों को मिला दें तो अब आ गया द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण रहता है। अगर द्रव्यमान कुछ घटा तो उसके तुल्य ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम दिखता तो है कि द्रव्यमान घटा है, लेकिन द्रव्यमान और ऊर्जा का जोड़ नहीं घटता। द्रव्यमान और ऊर्जा का मान उतना ही रहता है, जितना द्रव्यमान घटा उसके तुल्य ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। इसलिए अब हम द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण को पढ़ते हैं। इसी संबंधित आता है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित ही है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी नाभिक के न्यूक्लियन को, किसी भी नाभिक के अंदर जो भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं वो आपस में बंधे रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, सभी आपस में बंधे हैं। जिस ऊर्जा से वो बंधे हुए हैं उसे ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का तात्पर्य है नाभिक के न्यूक्लियनों को जो ऊर्जा बांध के रखती है उससे हम उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक में न्यूक्लियनों को नाभिक में न्यूक्लियन जिस ऊर्जा से बंधे रहते हैं उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो नाभिक के अंदर बंधन ऊर्जा होती है उसको नापते कैसे हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम कैसे नापेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? वास्तव में नाभिक के अंदर जितने भी न्यूक्लियन हैं वो आपस में बंधे हैं। उनको फ्री करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए, उन्हें अनंति तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उस नाभिक की वही बंधन ऊर्जा होगी। तो इसलिए इसकी माप करने के लिए न्यूक्लियन के नाभिक के न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इसकी माप वह कार्य है इसकी माप वो कार्य की मात्रा है जो न्यूक्लियनों को न्यूनतम कार्य की मात्रा है जो न्यूक्लियनों को मुक्त करने में किया जाए। के लिए आवश्यक है। जो न्यूक्लियंस हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी न्यूक्लियंस हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स,
नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं, उन सबको अलग अलग करने के लिए, मुक्त करने के लिए, अनंति तक ले जाने के लिए, जिससे पुनः वो जुड़ न जाएं, जितना भी कार्य हम करेंगे वह न्यूनतम कार्य की मात्रा ही उसकी बंधन ऊर्जा है। तो माप हम उस कार्य से करते हैं। अब ये बंधन ऊर्जा वास्तव में न्यूक्लियनों को बांधने के लिए बंधन ऊर्जा पैदा कहाँ से होती है? न्यूक्लियनों को बांधने के लिए बंधन ऊर्जा पैदा होती है, ये देखा गया है कि कोई भी नाभिक जब बनता है तो उस नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन हैं उनका द्रव्यमान और नाभिक के बन जाने के बाद उसका द्रव्यमान बराबर नहीं होता, उसके द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति क्या है कि कोई भी नाभिक के न्यूक्लियन अलग अलग हैं तो उनका द्रव्यमान, और नाभिक के जो न्यूक्लियन हैं एक जगह एकत्रित हो गए तो द्रव्यमान, यानी नाभिक बन गया तो द्रव्यमान बराबर नहीं होता, उसके द्रव्यमान में अंतर रहता है। उस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी नाभिक के द्रव्यमान, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा उस नाभिक के द्रव्यमान तथा उस नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी जो द्रव्यमान क्षति है डेल्टा एम, ये बराबर होगा प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान। कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp और उसके अंदर जेड प्रोटॉन है तो mp जेड, ये प्रोटॉनों का द्रव्यमान हुआ। अब उसके अंदर कुल a प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, a में से जेड घट गए तो बाकी बच गए न्यूट्रॉन, और ये हो गया न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ये दोनों बराबर नहीं होते। हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण में कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, यहां पर द्रव्यमान में अंतर है, द्रव्यमान क्षति पैदा हो रही। तो यदि द्रव्यमान क्षति पैदा हो रही, द्रव्यमान कंजर्व नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित होगी। तो ये इतना द्रव्यमान जो घट रहा है ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और ये जब ऊर्जा में परिवर्तित हो गया तो उसी को हम नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जब ये ऊर्जा में बदल जाएगा तो निकल जाएगा, और जब इतना द्रव्यमान ऊर्जा में बदल के बाहर निकल गया तो उतनी ही ऊर्जा जो कम हो गई उसमें नहीं है, अब वो उसके न्यूक्लियनों को आपस में बांध देती है। तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति हो गया। और इसीलिए तुल्य ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम पी जेड प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वायर।
यही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा है। यही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा है, क्योंकि ये जो द्रव्यमान इतना घटा, द्रव्यमान नाभिक के बनते समय घटा, वो ऊर्जा में बदल गया और ऊर्जा बाहर निकल गई। अब उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो द्रव्यमान तो घट ही गया। जब ऊर्जा नहीं है तो उतनी ऊर्जा की कमी से वो आपस में सब बंधे हुए हैं, सारे न्यूक्लियन आपस में बंध गए हैं। तो वो ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा है। जो बंधन ऊर्जा होती है वो जितने भी न्यूक्लियन होते हैं वो टोटल न्यूक्लियनों को बांधे हैं। बंधन ऊर्जा की जो हम नाप करते हैं वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन करते हैं। इसलिए ये टोटल जितने भी न्यूक्लियन हैं, ये टोटल न्यूक्लियन उसके अंदर हैं ये ए न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा है। और इसलिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन, ये बराबर हो गया जितना हमने ये निकाली ऊर्जा, बंधन ऊर्जा mPz प्लस A माइनस Z Mn माइनस Mn C स्क्वायर अपान नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो ये हो गया बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। इसी बंधन ऊर्जा से नाभिक के न्यूक्लियन आपस में बंधे रहते हैं। यदि इतनी ऊर्जा उनको मिले तब वो मुक्त हों। इसलिए न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी वो यही न्यूनतम ऊर्जा है जिससे वो बंधे हैं। और इतनी ऊर्जा जब मिल जाएगी तो उसके न्यूक्लियन मुक्त हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एक तो ये है 13 अल्युमिनियम 27 की त्रिज्या दी है, टेलुरियम के नाभिक की त्रिज्या निकालनी है। ये पहला एग्जाम्पल है 1। ये यहाँ पर हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो मास नंबर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी R इक्वल टू R0 एक कांस्टेंट A टू दी पावर 1/3। इसलिए अल्युमिनियम के लिए RAL इक्वल टू R0 और यहाँ पर अल्युमिनियम का दिया है मास नंबर 27, तो हो गया 27 टू दी पावर 1/3। इसी प्रकार टेलुरियम में देखिए, इसमें यही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ हमको RTE निकालना है। ये हो जाएगा R0 और यहाँ पर इसका मास नंबर दिया है 125 टू दी पावर 3 और इसलिए RTE अपान RAL
इसको इससे भाग दे दिया, ये कट गया। ये R0 तो सबके लिए एक ही होता है। ये हो गया 125। इसकी क्यूब रूट लेंगे तो आएगा 5, और 27 का क्यूब रूट 3। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 5 पता 25, 5 125। और इसलिए RTE यही हमको निकालना था। टेलुरियम के नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये बराबर R, एल्युमिनियम ऊपर चला जाएगा। ये दिया हुआ है 3.6 फर्मी, 3.6 फर्मी इंटू 5/3। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी कहते हैं। 1.2, ये आ गया 6 फर्मी। फर्मी कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी। तो ये आपका पहला एक उदाहरण है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता T1 समय पर R1 तथा T2 समय पर R2 है, लैम्डा की गणना करनी है। यह एग्जाम्पल दूसरा है। सक्रियता R इक्वल टू R0 e टू द पावर लैम्डा टी। इसलिए चूंकि इतना होता है, इसलिए R1 बराबर R0 e टू द पावर लैम्डा T1, ये T1 समय पर है, तथा R2 बराबर R0 e टू द पावर लैम्डा T2। डिवाइड कर दिया। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर R1 अपान R2 बराबर e टू दी पावर लैम्डा T1, नीचे आया e टू दी पावर लैम्डा T2। हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, e टू दी पावर लैम्डा T1 माइनस T2। लाग लेने पर जब लाग ले लेंगे तो आ जाएगा लाग R1 अपान R2 बेसी, और ये खत्म हो जाएगा लैम्डा T1 माइनस T2। और इसलिए लैम्डा बराबर, हमको लैम्डा ही ज्ञात करना था। ये एग्जाम्पल दूसरा है। एक तीसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास है। उसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान भी दिया है। हमको इसकी बंधन ऊर्जा निकालना है। बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है।
बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। अब इसमें हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले तो हम न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाल लें और उनको जोड़ लें, और फिर उसके कारण से जो नाभिक बना उसके नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, घटा दो तो द्रव्यमान क्षति आ जाए। हमको द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है, और द्रव्यमान क्षति अगर ज्ञात हो जाएगी तो फिर उससे हमें बंधन ऊर्जा अपने आप ज्ञात हो जाएगी कि वो द्रव्यमान जो घटा कम हुआ उसके कारण कितना ऊर्जा पैदा हुई। तो हुआ आपका एग्जाम्पल 3। दो प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 2 × 1.00728। दो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया। दो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि दो न्यूट्रॉन भी हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन रहते हैं और दो न्यूट्रॉन रहते हैं। एक का दिया हुआ है, 2 से गुणा कर दिया तो 2 का निकल आया 1.00867। दो अब जोड़ दिया तो कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ गया। कुल (4.03190 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया जो हमारे न्यूक्लियंस हैं उन न्यूक्लियन का द्रव्यमान। अब इसमें हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान दिया है।
हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है 4.00150 4.00150 और इसीलिए घटा दिया तो द्रव्यमान क्षति आ जाएगी कि जब नाभिक बना तो कितना द्रव्यमान में कमी हो गई, द्रव्यमान क्षति। जीरो 4 0 3 0 0 और इसलिए बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, इसी द्रव्यमान के तुल्य जो ऊर्जा होगी वही बंधन ऊर्जा होगी। यह हो गया डेल्टा mc²। यानी इसको इससे ना निकाल के, बल्कि हम जानते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जब द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट जो तुल्य ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इतने से कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा 0304 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इतनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हीलियम के जो न्यूक्लियस बंधे हैं वो इतनी ऊर्जा से बंधे हैं, लेकिन इस इतनी ऊर्जा उन सारे न्यूक्लियनों की है। चूंकि इसके अंदर 4 न्यूक्लियन हैं इसलिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी हो गई, इसलिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये तो चारों न्यूक्लियनों के लिए है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी ये बराबर हुई 28.3024 अपॉन 4। यही है बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन। तो अब ये एक चैप्टर जो नाभिकी का लगभग लाख चैप्टर है, इसके बाद तो एक चैप्टर और बचा सेमीकंडक्टर्स का, और फिर थोड़ा सा डिजिटल उसके हैं जानकारियाँ हैं, और उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो जितना कर रहे हैं हम, तो न्यूमेरिकल से भी थोड़े बहुत तो कर देते हैं। आप भी ट्राई करो, न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें, क्योंकि परीक्षाओं में न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं। बहुत बड़े तो नहीं होते, सूत्रों पर आधारित ही होते हैं, लेकिन वो अभ्यास से ही हो पाएंगे। बस आज तो इतना ही।